ओके, ऑल ऑफ यू ज्वाइन। देखिए, एक तो जीवी जीडीपी आप इस तरीके से देखते हैं तो इसका पता है क्या मतलब होता है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है। तो यहाँ भी ये जो जीवीए होता है ना, ये भी मार्केट प्राइस के फॉर्म में ही बताया गया होता है। ये सब मार्केट प्राइस होता है। अगर आप समीशन के फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पे जो जीडीपी मार्केट प्राइस लिखा रहता है, तो ये समीशन वाला जो जीवीए होता है ना, ये भी मार्केट प्राइस का ही वैल्यू बता रहा होता है। दूसरा क्या होता है, आपने इस तरीके से भी देखा होगा, जीवीए इक्वल्स या जीडीपी इक्वल्स, जनरली बुक में इस तरीके से लिखा रहता है, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू जीवीए। तो इसका क्या मतलब है, ये जीडीपी यहाँ पे मार्केट प्राइस का बात हो रहा है, और यहाँ पे ये जो जीवीए है ये बेसिक प्राइस का बात कर रहा है। ये ठीक है। तो ये आपका जीडीपी और जीवीए से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। और जीडीपी भी कभी हम लोग फिर क्वेश्चंस आएगा तो वहाँ पे हम लोग जीडीपी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अगर इतना डिटेल में भी जाएंगे तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही करते करते आपका बहुत सारा पार्ट जो होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। आज आपको प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट सब्सिडी और प्रोडक्शन सब्सिडी के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। चलिए, चलिए अब इसका आंसर आप लोग बताइए। अब तो बहुत इजी हो गया इसका आंसर बताना, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। टेल मी द आंसर। यस, जल्दी बताइए अब इसका आंसर, इतना टाइम लग रहा है। चलिए देखते हैं, सिर्फ 3 लोग ही बता रहे हैं अभी। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज अ मेजर ऑफ टोटल आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी। तो बिल्कुल सही बात है। जो इनकम जनरेशन हो रहा है, तो इनकम कैसे जनरेट हो रहा है, अभी तक तो वो कुछ नहीं था, रॉ मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ था, तो उसमें आपने उसका वैल्यू एडिशन बढ़ाया तो वो इनकम जनरेशन हुआ ना। 25 रुपए का इनकम जनरेशन हुआ ना, आपने 5 रुपए का चीज को 30 रुपए बना दिया, तो 25 रुपए का इनकम जनरेशन हुआ। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। जीवीए क्या सेक्टर स्पेसिफिक होता है, तो बिल्कुल सेक्टर स्पेसिफिक होता है। जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय समेशन ऑफ जीवीए ऑफ ऑल सेक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। विथ टैक्स एडेड एंड सब्सिडीज आर डिडक्टेड, अभी तो हम लोगों ने देखा जीडीपी का फॉर्मूला देखा, दोनों तरीके से देखा, एक तो समेशन ऑफ जीवीए के फॉर्म में देखा और दूसरा टैक्स के फॉर्म में देखा। तो ये आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस था और वो जीवीए एट बेसिक प्राइस था, यहाँ पे जो टैक्स के फॉर्म में था। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। while GVA gives a picture of the state of economic activity from the consumer side, ये कंज्यूमर साइड से होता है कि ये प्रोड्यूसर साइड से होता है। जीवीए का मतलब ही है कि जब फैक्ट्री का बात आएगा, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बात हो रहा है, क्योंकि ये तो सेक्टर स्पेसिफिक है ना। तो सेक्टर से स्पेसिफिक कैसे डिसाइड होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बेसिस पे डिसाइड होगा ना। तो थर्ड स्टेटमेंट ही आपका यहाँ से गलत हो गया। तो 1 and 2 आर करेक्ट। यस, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा रियाज। मैं इसीलिए आप लोगों को इस तरीके का एमसीक्यू कराता हूँ, क्योंकि पता है, देखिए अब इससे रिलेटेड अगर आप पूछेंगे कि सर न्यूज क्या था, तो इससे रिलेटेड न्यूज क्या था वो पता है? यस सर। क्या था? सर वो केरला गवर्नमेंट ने कुछ सर कैलकुलेट किया था इसको। हाँ, वही जीडीपी जीवीए कैलकुलेट किया गया था। अगर वही पे मैं आपको न्यूज बता दूंगा तो उससे यस रिलेटेड सर, आप यस। इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको ये सब पोर्शंस बताओ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप कितना भी अच्छा पढ़ ले, आप एग्जाम क्लियर करने के लायक इस तरीके का चीज नहीं हो पाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट ऐसा डेवलप नहीं हुआ तो। इसीलिए मैं आपको इस तरीके का एमसीक्यू कराता हूँ। चलिए ठीक है।
यस यस आई हैव सीन इट, 1 and 2 आपने लिखा था। यस आई हैव सीन इट। ये यूएनएफसीसी 1992 रियो अर्थ समिट, ये इतना इंपॉर्टेंट अर्थ समिट है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। टेल मी द आंसर। चलिए लेट्स सी द करेक्ट आंसर। यूएनएफसीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म ही काफी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो यूएनएफसीसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला ऐसा इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसने एक कंक्रीट एफर्ट लिया था टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। पहला ऐसा इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसने एक कंक्रीट एफर्ट लिया था टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चेंजेज है, जो प्रॉब्लम है, उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट किया गया था। ठीक है, अब उस कन्फ्रंटेशन में क्या क्या था, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कब किया गया था। तो 1992 रियो अर्थ समिट, ठीक है, रियो में किया गया था। रियो किस कंट्री में है आप बता सकते हैं? द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एस्टैब्लिश्ड अ फ्रेमवर्क, ब्राजील, established a framework for action to stabilize concentration of greenhouse gases in the earth's atmosphere, कि जो अर्थ एटमोस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसेंट्रेशन है, जो इंक्रीज हो रहा था, इससे ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। इस चीज को सबसे पहले यहाँ पे देखा गया था, इस चीज के बारे में एफर्ट डाला गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। द फ्रेमवर्क सेट्स नॉन बाइंडिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क लाया गया था ना, तो देखिए ये फ्रेमवर्क आया, ये बहुत बड़ा कम्युनिटी इस तरीके से सेटअप किया गया था टू कन्फ्रंट, लेकिन अगर ये बाइंडिंग कर देता है ना, तो कोई भी कंट्री ना रेटिफाई नहीं करता। जरूरी यस, क्योंकि उनका अपना भी तो नीड्स है ना। अब आज कोई आके मुझे बोलेगा कि नहीं आपको पेट्रोल व्हीकल यूज नहीं करना, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना है, भाई मेरे पास उतना नीड्स, उतना मीन्स भी तो होना चाहिए ना कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर पाऊँ। मेरे पास इतना मीन्स भी तो होना चाहिए ना कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर रोड पे लेके चल रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक स्टेशन गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करे। तो हर तरीके का चीज होता है ना, तो इसीलिए वहां पे इसको नॉन बाइंडिंग किया गया था, बाइंड नहीं किया गया था। इंडिविजुअल कंट्रीज को अपने ऊपर छोड़ दिया गया था एक टारगेट देके कि आपको ये टारगेट फुलफिल करना चाहिए। मतलब आपके ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मॉरल बाइंडिंग है लेकिन लीगल बाइंडिंग नहीं, लीगल बाइंडिंग नहीं है। द फ्रेमवर्क सेट्स नॉन बाइंडिंग लिमिट ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फॉर इंडिविजुअल कंट्री और नियरली ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव रैटिफाइड द कन्वेंशन। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। अभी तक एज पर आई रिकॉल कि 197 की 198 मेंबर कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता है। यूएनएफसीसी एडॉप्ट हुआ था 1992 में ग्रीन हाउस गैस को कंसेंट्रेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है और लगभग हर यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर स्टेट्स है उसने उसको रेटिफाई किया है। तो 1 2 3 4 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया करिए, क्योंकि फिर पता नहीं चलता है किसने आंसर किया और क्या आंसर है।
अभी देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, फिस्कल कंसोलिडेशन। भी देख रहे हैं गवर्नमेंट किस चीज से जूझ रही है, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत आ रही है। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपने फिस्कल हेल्थ को इम्प्रूव करने का बात करता है। फिस्कल हेल्थ इंप्रूवमेंट का जब बात करता है ना गवर्नमेंट, इसी को बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। इसका क्या मतलब है, बहुत लोगों को ये एक तरीके का विनम्र रहता है कि सर फिस्कल कंसोलिडेशन में सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट का बात किया जाता है, कैपिटल डेफिसिट का बात नहीं किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब दो ऑल चीज़ होता है। रेवेन्यू डेफिसिट पे भी हम बात करते हैं और हम कैपिटल डेफिसिट पे भी बात करते हैं। कैपिटल। ठीक है। तो बहुत बुक्स में ऐसा लिखा रहता है ना कि रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्म में समझाया गया रहता है, तो ऐसा फील होता है कि क्या कैपिटल डेफिसिट इसके अंदर नहीं आता है, तो कैपिटल डेफिसिट भी इसके अंदर आता है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब ही होता है बोथ रेवेन्यू डेफिसिट एज वेल एज द कैपिटल डेफिसिट। चलिए अब देखते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है। मैंने क्या बताया अभी, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट जब अपने फिस्कल हेल्थ को इम्प्रूव कर रही होगी। फिस्कल हेल्थ को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू कम, तो ये कम तो हाँ। गवर्नमेंट के लिए गुड, अच्छा बात नहीं हो ना, इसका तो हेल्थ बिगड़ा हुआ है। अब इसको हेल्थ को इम्प्रूव करना है। हेल्थ को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, अपने ये रेवेन्यू को इंक्रीज रिड्यूस करे और अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज को ये कर। डिक्रीज करे। जी सर। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट एक ऐसा पॉलिसी फ्रेम करने का सोचता है जहां पे गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को रिड्यूस करेगा। अब डेफिसिट को रिड्यूस कैसे करेगा, रिड्यूस तो कर। अपने एक्सपेंडिचर को कम करके और अपने रेवेन्यू को बढ़ा के। तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए और को आपको बढ़ाए। खुद पता चल जाएगा फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है। शेड्यूल्ड बैंक एक्शन प्लान टू रिकवर द लोन फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नो। गवर्नमेंट एजेंडा टू रिफॉर्म लोन डिसबर्सल मैकेनिज्म ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, नो। पॉलिसीज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस देयर डेफिसिट, बिल्कुल सही बात यस है। सर, यस सर, एंड यस सर। एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्ट स्टॉक, जी सर। डेट strategy of the स्टॉक। government to disinvest public sector enterprises to meet deficit। तो यहाँ पे तो डेफिसिट को करने के लिए ये मीट तो का। डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये तो उल्टा पार्ट हो रहा है। यस ठीक यस। है। तो नहीं, हमें डेफिसिट को मीट नहीं करना है, हमें डेफिसिट को कम करना है, हमारे अपने एक्सपेंडिचर को कम करना है और अपने रेवेन्यू को हमें इंक्रीज करना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है ना कि फिस्कल कंसोलिडेशन में लिख दिया जाता है ना टू इम्प्रूव द गवर्नमेंट फिस्कल हेल्थ, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, गवर्नमेंट का फिस्कल हेल्थ का ही बात हो रहा होता है यहाँ पे। सर प्राइवेटाइजेशन और सर फिजिकल डेफिसिट में सर कोई रिलेशन है सर? प्रायोरिटाइजेशन जो हम लोग करते हैं ना इनिशियल लेवल पे, वहां पे हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन कैपिटल डेफिसिट। इसीलिए बहुत सारे बुक्स में जो दिया रहता है ना वो रेवेन्यू डेफिसिट पे पढ़ाया गया रहता है। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू तो डेफिसिट ये में ना क्या कि होता है ना जो कि आपका जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो डे टू डे एक्सपेंस पे आपको फोकस करना है। अगर आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे पे फोकस कर रहे हो तो आपको आफ्टर सम टाइम ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा। तो गवर्नमेंट जब भी फिजिकल कंसोलिडेशन का बात करता है ना तो उसका ज्यादा प्रायोरिटी कहाँ रहता है, रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर। कैपिटल डेफिसिट के ऊपर प्रायोरिटी कम रहता जैसे है। वो डिसइन्वेस्टमेंट जो डी पार्ट है, हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट करते पब्लिक सेक्टर यस, को प्राइवेटाइज। तो प्रायोरिटाइजेशन कहाँ फोकस किया जाता है, तो रेवेन्यू डेफिसिट पे फोकस किया जाता है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि क्या सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन, तो ये गलत हो जाएगा। रेवेन्यू और कैपिटल डेफिसिट दोनों ही फिजिकल कंसोलिडेशन का पार्ट होता है। अरे वंडरफुल, मस्त। फिर ये तो जिसको पता होगा वो बता देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो नहीं बता पाएंगे। ये तो बहुत इजी सा चीज है। ये न्यूज में आया था फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट पे फोकस किया जा रहा है। फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट क्या है कि जो नॉन वेजिटेरियन है, जो हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन है, उनके लिए है कि अपने जो ईटिंग स्टाइल में है ना आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाए। तो उनको क्या इंकरेज किया जा रहा है कि आप ज्यादा से प्लांट ज्यादा जो है ना प्लांट बेस्ड फूड्स को आप खाएं, प्लांट बेस्ड फूड्स को। और जो मीट प्रोडक्ट जो वेजिटेरियन। आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, उसको आप मॉडरेट लेवल में कंज्यूम करो, उसको रोकने का बात नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप प्लांट बेस्ड फूड्स को आप जरूर खाएं। इससे क्या होता है ना आपकी बॉडी में बहुत सारा फ्री रेडिकल्स आ जाता है। ठीक है। तो और इस पे यूपीएससी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी फ्री रेडिकल्स पे।
तो आपकी बॉडी में बहुत सारा फ्री रेडिकल्स मूव करता रहता है। तो जब आप जितना प्लांट बेस्ड फूड्स खाते हो ना, तो उस फ्री रेडिकल्स को वो स्टेबलाइज करता है। तो यही है फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट की, रिड्यूसिंग द एनिमल बेस्ड फूड एंड इंक्रीजिंग द प्लांट बेस्ड फूड। कि एनिमल बेस्ड फूड को रिड्यूस करना और प्लांट बेस्ड फूड को इंक्रीज करना, स्टॉप नहीं करना एनिमल बेस्ड फूड को। इसमें बोला गया फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट में कि आप मॉडरेट लेवल पे आप उसको खा सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो इशू। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, मैं वेज नहीं हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं चिकन, मटन, फिश, अंडा सब खाता हूँ, उसके अलावा नहीं, बस ये 4 चीज़। चलिए 1 मिनट और दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। इस पे आर्टिकल ही आया था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे। छोटा सा पार्ट अगर पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर सकते हैं। चलिए, लेट्स सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये क्या है? गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है? तो ये एक तरीके का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जैसे गवर्नमेंट को परचेज करना होता है, गवर्नमेंट को जब बोरो करना होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, लास्ट क्लास में कभी तो हमने ये पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट को अगर 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट के पास सिर्फ 800 करोड़ है, तो गवर्नमेंट 200 करोड़ क्या करेगा? बोरो करेगा। तो गवर्नमेंट कैसे बोरो करता है? तो इंटरनल सोर्स से बोरो करता है, तो उस समय गवर्नमेंट क्या करता है? अपने नाम का सिक्योरिटी इशू करता है। तो उसी तरीके से ये एक तरीके का गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। तो आप क्या करते हो? आप जाके गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करते हो, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आया था ना कि आप जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह है वो डायरेक्टली अब जो हम लोग जैसे लोग हैं वो भी परचेज कर सके, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्यों परचेज करें? तो लो लेवल पे भी आप उसको सेल और बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में कि अगर आपके पास पैसा नहीं है बट आपके पास फिजिकल गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, और जो इंडियंस के पास होता है, क्योंकि इंडियंस का जब भी शादी वादी का बात होता है ना, तो गोल्ड का बहुत ज्यादा डिमांड है इंडिया में। इंडियंस के पास फिजिकल गोल्ड, पैसा हो या ना हो, लेकिन फिजिकल गोल्ड हर इंडियन के पास होता है, ठीक है। तो ये फिजिकल गोल्ड आप घर पे रख रहे हो ना, तो इससे गवर्नमेंट को लॉस है। तो गवर्नमेंट क्या चाहता है कि ये फिजिकल गोल्ड आपका ही रहेगा, आपको इस पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपके गोल्ड को ले लिया जाएगा तो आपको गोल्ड को वापस नहीं किया जाएगा, ये आपका ही रहेगा। लेकिन आप इस पे घर पे मत रखो, आप इसको बाहर लेके आओ, इसको मार्केट में लेके आओ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इससे रिलेटेड सिक्योरिटी इशू करती है। आप 1 ग्राम गोल्ड लेके जाओगे, तो उस जो 1 ग्राम गोल्ड का जो वैल्यू होगा ना, उस बेसिस पे आपको सिक्योरिटी दिया जाएगा, ठीक है। इस सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड होता है, इस सिक्योरिटी का क्या होता है? मैच्योरिटी पीरियड होता है। अब ये सिक्योरिटी कौन इशू करता है? तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन इशू करता है? तो आरबीआई इशू करता है, किसके बिहाफ में? तो RBI गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ में। गवर्नमेंट की। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? एक तरीके का गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। जैसे ही स्टेटमेंट 1 गलत हुआ, गॉट ए बी डी आपका आंसर हो ही नहीं सकता सी। आपको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ये बेसिक पता होता है कि अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर लेते, ठीक है। अब ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, ये क्या एनआरआई के लिए भी है? तो नहीं, ये रेस्ट्रिक्टेड है। किनके लिए? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, जो रेसिडेंट है सिर्फ उनके लिए है। तो जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कोई ट्रस्ट है उनके पास हो, या कोई यूनिवर्सिटी हो उनके पास हो, या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो उनके पास हो, बस इनके लिए ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। ये एनआरआई के लिए नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका ये तो सही है, एनआरआई कैन आल्सो इन्वेस्ट इन दीज। तो नो, एनआरआई कांट इन्वेस्ट। आपसे पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में 2 and 3, ठीक है। एनआरआई इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। वेट 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 वेट, मैंने क्या किया? एनआरआई कैन आल्सो इन्वेस्ट, तो ये भी तो इनकरेक्ट हो गया ना कि एनआरआई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड देखते हैं, कैपिटल गेन टैक्स विल बी अप्लाइड आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। मैंने ये नहीं देखा, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे। कैपिटल गेन टैक्स विल बी अप्लाइड आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। तो कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? जब कोई एसेट होता है ना, इस एसेट का कोई ट्रांजेक्शन्स होता है, इस ट्रांजेक्शन्स में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट क्या करती है? आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। जैसे आप अगर एफडी वगैरह भी कहीं पे जमा करने जाते हो, तो वो आपका जो पैसा है ना, उस पैसे को जो आप जमा करते हो, तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट के बाद वो आपका अर्निंग है ना, आपका इनकम है ना, तो उस पे गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स इम्पोज करती है। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम तो गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है लोगों को फिजिकल गोल्ड बाहर निकालने के लिए, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकती है? तो इस पे किसी भी तरीके का टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता है। तो कैपिटल गेन टैक्स क्या अप्लाई होगा आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड? तो नो कैपिटल गेन टैक्स विल बी अप्लाइड आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। तो 1 भी गलत, 2 भी गलत और 3 भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी। डीपर। ठीक है। हाँ हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने फर्स्ट देखा फिर मैंने यहाँ पे देखा नहीं, इसलिए मैंने सी पे टिक कर दिया था। आंसर आपका डी हो गया, ठीक है। ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। चलिए, समझ आया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? किसी को डाउट है इसमें? ये सब जो होता है ना कैपिटल गेन टैक्स वगैरह, ये सब आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, ऐसे आपको क्लियर भी नहीं होगा। अब आपको समझ आ गया कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। जब कोई भी एसेट होता है उस पर आप कोई प्रॉफिट अर्न करते हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस पर टैक्स कलेक्ट करती है आपसे। दैट इज नोन एज कैपिटल गेन टैक्स। तो ये तो गोल्ड एक तरीके का एसेट है, आपने इसको कहीं पे इन्वेस्ट किया, इस पे इन्वेस्टमेंट के बाद आपको वो सिक्योरिटी मिल रहा है। तो अगर आपने 100 रुपीज का खरीदा, तो वो कल को वो हो गया 120 रुपया, तो 20 रुपीज तो आपका इनकम ही है ना। लेकिन ये 20 रुपीज जो गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी। तो लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आप इन्वेस्ट करें। चलिए, चलिए, अगर आपको पता होगा तो ये आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है, तो आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा हमारा 8 कोर इंडस्ट्रीज आता है। कोर इंडस्ट्रीज, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं, CCCFERNS। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो सी फॉर, तो देखिए, सी फॉर सीमेंट, कोल। कोल क्रूड एंड क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। एफ फॉर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आर फॉर रिफाइनरी प्रोडक्ट, मतलब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम। एन फॉर नेचुरल गैस एंड एस फॉर स्टील। यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑफ दीज आर योर 8 कोर इंडस्ट्रीज, उसमें से 3 नाम दे देगा और एक नाम नहीं रहेगा, तो आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और इसका जो होता है ना, ये वेट असाइंड होता है, 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेट असाइंड होता है। और ये इंडेक्स ऑफ आईआईपी, आईआईपी का फुल फॉर्म पता है किसी को? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, इसका टोटल वेट नियरली 40% होता है। एग्जैक्ट आप देख लेंगे कितना होता है, बट नियरली 40% होता है। 2/5 से मैंने इसे याद रखा था, 2/5 40% होता है, ठीक है।
तो टोटल वेटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हायर देन फर्टिलाइजर्स इन द इंडेक्स। तो आपको याद करना होगा कि सबसे ज्यादा इसमें वेटेज किसका होता है, तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का, इसके बाद होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, और फर्टिलाइजर्स का तो सबसे कम होता है। आपसे क्यों, आपसे इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर्स के बारे में क्यों पूछा है, क्योंकि आपको ये पता होता है ना कि ऊपर का दो क्या है और लोएस्ट क्या है, तो लोएस्ट फर्टिलाइजर्स होता है। आपसे कभी भी कोल और क्रूड ऑयल में नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि कोल ग्रेटर है कि क्रूड ऑयल ग्रेटर है, Yes, sir, क्योंकि yes, नियर अबाउट कोल और क्रूड ऑयल 10 और 9 के आसपास होता है, तो आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा। कभी भी आपसे पूछा जाएगा ना तो फर्टिलाइजर से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से पूछा जाएगा, पेट्रोलियम रिफाइनरी से पूछा जाएगा, या सीमेंट से पूछा जाएगा, क्योंकि ये सब सीमेंट फर्टिलाइजर्स कम होता है और पेट्रोलियम रिफाइनरी इलेक्ट्रिसिटी सब हाई वेटेज का होता है। तो टोटल वेटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हायर देन फर्टिलाइजर्स इन द इंडेक्स, तो 2 इज करेक्ट। बेस ईयर, तो बेस ईयर आपको yes, sir. पता है कि 14-15 नहीं है, क्या है बेस ईयर, 11-12, तो आपका क्या करेक्ट हो जी. गया, 2 ओनली। चलिए रिपीट इट, वी आर राइटिंग, ओके। देखिए C फॉर सीमेंट, C फॉर कोल एंड C फॉर क्रूड ऑयल, देन F फॉर फर्टिलाइजर्स, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, R फॉर refinery and petroleum, N for natural gas and S for steel। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर ये आता है, जिसका टोटल वेटेज 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज कितना है, 40% है, नियरली 2/5 है। उसमें सबसे हाईएस्ट किसका वेटेज है, तो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का वेटेज है, उसके बाद किसका, इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है, सबसे कम किसका है, तो फर्टिलाइजर्स का वेटेज है। वेट, ओके, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। ये तो जिसको पता होगा वो बता देंगे, जिनको नहीं पता होगा वो नहीं बता पाएंगे, तो इसमें कोई लॉजिक वगैरह तो काम चलेगा नहीं। यस, वंडरफुल इमरान। आत्मनिर्भर भारत के लाइन पे ही इंडियन आर्मी ने क्या किया है, इस ऐप को डेवलप किया है। इंडियन आर्मी ने इस ऐप को डेवलप किया है। ये एंड टू एंड सिक्योर्ड है, एंड टू एंड सिक्योर्ड है। जैसे आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो ना, वॉइस कॉल करते हो ना, टेक्स्ट करते हो ना, वीडियो कॉल करते हो ना, उसी तरीके का ये एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, तो वो भी अपने जो मैसेजेस वगैरह होंगे ना उनको वो सिक्योर कर पाएंगे। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो SAI है, SAI, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इंडियन आर्मी के डेवलप किया गया है। क्या है, तो एक तरीके का मैसेंजर एप्लीकेशन है, तो मैसेंजर एप्लीकेशन डेवलप्ड बाई आर्मी। तो 9th का C इज द करेक्ट आंसर, आत्मनिर्भर भारत, वेल डन, बहुत सही। चलिए अब सोच रहे हो सर ये कहाँ से आप ले आए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कहीं से नहीं ले आया, एमेजोनिया पढ़ा था ना, Yes, sir, yes, sir. बस वहीं से है जी ये। करण. ब्राजील, एमेजोनिया कुछ याद आ रहा होगा, तो ये वहीं से है। तो जो टोटली करंट न्यूज होगा ना वो मैं आपको MCQ के फॉर्म में दे रहा हूँ, अगर वो आप करेंगे। इमरान आपने किया, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नॉलेज गेन हुआ। बहुत बहुत अच्छा सर. Yes, अगर आप सोचो कि sir, अगर yes, आप sir. डेली लेकिन आधे एक क्वेश्चन घंटे, में डाउट था. हाँ क्वेश्चन. मैंने देखा है कि आपने एक एस्ट्रिक किया था, सब सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं, मैं बता दूंगा। बट आप बताओ कि आपने आधे घंटे लगाए होंगे उसमें।
यस सर, यस सर, 10-15 मिनट जितना 15 पता मिनट होगा। लगा यस सर, थैंक्स अ 15 लॉट। मिनट में आपको डेली अगर ऐसे आप करोगे अभी से एग्जाम तक, अगर आप ये हैबिट को डाल लोगे तो सोचो कि आपका कितना सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। डेली बेसिस पे, हाँ सर, हाँ। मैं आप लोगों के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो रहा है वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे वो स्टैटिक से आए, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स कहीं और से भी आए, करंट से रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक पोर्शन है तो मैं उसको भी कवर कर रहा हूँ। तो जस्ट आप लोग भी थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डालें। आप लोग इंस्टीट्यूट्स वगैरह का बात करते हो, किस इंस्टीट्यूट में इस तरीके से आपको कवर कराया जाता है? ऐसा कोई जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है अवेलेबल तो मुझे भी बताना, नाम मैं भी जानूंगा किस इंस्टीट्यूट में ऐसा कवर कराया जाता है इस तरीके से चीज़ों को, और इतना डेप्थ में समझाया जाता होगा। चलिए, आई थिंक इसका आंसर किसी को नहीं पता है। चलिए, जो ए और डी है ना, ये आपस में बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। देखिए, जो पीएसएलवी है, इसी पीएसएलवी के थ्रू अभी जो अमेजोनिया सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है ना, जो इसरो ने लॉन्च किया था, अमेजोनिया किसका था? ब्राजील का था, हमने पढ़ा था ना। यस और इसके साथ 18 सर, अदर सैटेलाइट्स को लॉन्च यस किया था। तो कौन सा व्हीकल यूज किया था इसरो ने? तो पीएसएलवी को यूज किया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेज। तो बिल्कुल सही बात है, ये पहला ऐसा इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेज भी है। इसमें 4 स्टेज होता है। जो पहला स्टेज होता है ना वो सॉलिड होता है, फिर दूसरा है वो लिक्विड है, फिर तीसरा सॉलिड होता है। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या आप कर रहे हैं लिक्विड उसको सॉलिड? बी आई। ये इंजन की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो रॉकेट इंजन होता है ना, इसमें जो फ्यूल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो पहला सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड एंड फिर लिक्विड, ये इस तरीके से इंजन यहाँ पे डिसाइडेड होता है, ठीक यस है। सर, यस तो ये सर। 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें सॉलिड लिक्विड इंजन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेज था, अभी तक लिक्विड स्टेज नहीं था, ठीक है। तो ए करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। अब आप लोग बहुत बार पढ़े होगे मॉम, ये आज का नहीं है, 2014 का न्यूज है मॉम। इसको यहाँ से कनेक्ट किया यस गया सर, है यस सर। मार्स ऑर्बिटर मिशन। बहुत पीएसएलवी का यूज करके ही चंद्रयान 1 और मॉम को मार्स ऑर्बिटर मिशन ये लॉन्च किया गया था। एमओएम और चंद्रयान 1 किसका यूज करके लॉन्च किया गया? तो पीएसएलवी का यूज करके लॉन्च किया गया था। सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब ये जो पेलोड का बात कर रहा है ना कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे कितना पेलोड ये कैरी कर सकता है? तो मैक्सिमम अभी ये 1750 केजी का पेलोड कैरी कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। 5000 किलो बहुत ज्यादा हो गया। अभी हम लोग इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम लोग 5000 किलो का पेलोड कैरी करके वहां तक पहुंच जाए। तो 1750 केजी का पेलोड कैरी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका पीएसएलवी से रिलेटेड न्यूज है और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। इस ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे अभी इसरो ने ये भी लॉन्च भी किया है और ये ऐसा पहला स्टेज है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड इंजन है। ओके, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो ए इज करेक्ट, बी सी इज करेक्ट, डी बी बी व्हाट सर, विच इज सर हमें इनकरेक्ट? इनकरेक्ट हाँ, देखना। इनकरेक्ट पूछ रहा है That तो is बी, B. That बी is इज B. करेक्ट। सर ये तो प्रॉब्लम होती है सर, ये इनकरेक्ट में हर हमेशा प्रॉब्लम होती एक बार आप लोग देख लिया अगर क्वेश्चन आंसर करने से पहले करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है। चलिए,
बिल्कुल सही बात है, पिछले क्लास में मैंने ही बोला था, मैंने बताया भी था, स्टेटमेंट थर्ड। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। इन द ईयर 2020 इंडिया ट्रेड विद चाइना वाज हायर देन इंडिया ट्रेड विद यूएसए। तो इंडिया का ट्रेड जो चाइना के साथ है वो ज़्यादा था विद द इंडियन ट्रेड विद यूएसए 2020 में, तो बिल्कुल सही बात है। ये नियर अबाउट यहाँ पे $80 बिलियन का हुआ था चाइना के साथ, और यूएस के साथ था लगभग $75 के आसपास, और चाइना के साथ यही $75 था 80, 83, 84 ऐसा कुछ था। एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, सर बट चाइना से ज़्यादा इंडिया का था, ठीक है। तो 3 इज करेक्ट। क्या 2015 से 2019 के बीच में इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस किया और अचानक से बढ़ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नो ऐसा नो कुछ सर, नहीं। नो सर। और 2015 से 2019 के बीच में इंडिया का ट्रेड यूएस के साथ साथ बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, तभी तो ये क्वेश्चन यस पूछा सर, गया किसके जी हाँ साथ सर, लगातार बढ़ रहा था। लेकिन 2020 में क्या हुआ ना कि चाइना के साथ जो इंडिया का ट्रेड था ना वो यूएसए से भी ज्यादा बढ़ गया था, तो यूएसए से ज्यादा ट्रेडिंग होता था, बट चाइना का यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया था। तो 1 and 3 विच, ये करेक्ट पूछ रहा है ना? हाँ करेक्ट पूछ रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो एमसीक्यू है ना, अगर इतना एमसीक्यू, जैसे ये देखिए थैंक यू बॉन्ड, सर। ये बॉन्ड यील्ड अगर आपको समझ आ गया ना कि बॉन्ड यील्ड क्या है, तो अब बहुत सारे पार्ट को आपका क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड यील्ड किस पे डिपेंड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी पे, कि फिस्कल पोजीशन है, ग्लोबल मार्केट इन्फ्लेशन है। तो अब इस तरीके का चीज मतलब इतना डिटेल में क्लास में करा पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं रात को जग के आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशन करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से इस चीज को देख लेंगे, ठीक है। 3 दिन तक मैं कराऊंगा, 3 डेज तक मैं एमसीक्यू कराऊंगा मार्च मंथ का, ठीक है। इसके बाद मार्च मंथ का मैं एमसीक्यू का क्या करूंगा, तो वहाँ पे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से सारा एमसीक्यू देख लिया, और वहाँ पे मैं कंजूसी नहीं करूंगा, नियर अबाउट 200 से ज्यादा एमसीक्यू मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को जो होमवर्क दे रहा हूँ, डेली 10 क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूँ, उसको अगर आप लोग करेंगे, और जो क्लास में मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूँ अगर उसको करेंगे ना, तो इट्स माय गारंटी कि पेपर में 50% से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको सिर्फ मेरे पढ़ाए हुए चीज़ से आपको मिल जाएगा, और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके से मैं चीज़ों को कवर कराता हूँ, अपनी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट डालने का कोशिश करिए। और यूट्यूब वाला चीज़ है वो आपके एफर्ट पे है कि आप उसको रात को देखिए, दिन को देखिए, जब भी देखें, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन में मैं डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके सर, थैंक यू। 8:30 पे हम लोग क्वालिटी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।